ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिवाइस का रिमोट एक्सेस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइस का रिमोट एक्सेस एक्चुअली क्या होता है। आपको पता है कि हम यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं ना, ये हम पैकेट ट्रेसर वगैरह जो आपके पास सिमुलेटर है ना, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल डिवाइस के ऊपर जब आप जाओगे तो डिवाइस को एक्सेस करने के लिए डिवाइस के पीछे आपको एक कंसोल केबल देखने को मिलता है, सॉरी कंसोल पोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आपको RJ45 पोर्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा एक कंसोल पोर्ट, जिस कंसोल पोर्ट से आप क्या करते हो, एक कंसोल केबल कनेक्ट करते हो और अपना लैपटॉप या फिर पीसी के साथ उस कंसोल केबल को आप लगा के फिर आप क्या करते हो, जो आपके पास कॉम पोर्ट वगैरह होते हैं उस कॉम पोर्ट से आप उस डिवाइस को एक्सेस करते हो। तो इसको फिजिकली कैसे एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था एक, और उस वीडियो को मैंने शायद यूट्यूब में पोस्ट कर दिया, आप उसे देख लेना। और कंसोल पोर्ट डिवाइस में कहाँ पे मिलता है, आप डिवाइस का ओवरव्यू का जो वीडियो लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट शायद कल मैंने किया है 9200 मॉडल स्विच का, तो वो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली आप जब डिवाइस का एक्सेस लेने की कोशिश करते हो तो डिवाइस का एक्सेस आपके पास ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप अपने लैपटॉप को एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आपके लैपटॉप के ऊपर आपको एक स्क्रीन देखने को मिलता है और आप लैपटॉप ऑन करते ही ये स्क्रीन में आपके पास जो है एक्सेस मिल जाता है और आपके पास कुछ इनपुट डिवाइस आपके पास होते हैं, जैसे आपके पास माउस और कीबोर्ड होते हैं। आप क्या करते हो, उनको यूज करके अपना डिवाइस को एक्सेस करते हो, मतलब आपके लैपटॉप को आप एक्सेस करते हो। तो इसी तरह नेटवर्क डिवाइस को आपको एक्सेस करने के लिए कोई स्क्रीन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं डिवाइसेस में, तो आपको क्या करना पड़ता है, कंसोल पोर्ट उसमें मिलता है, आपको डिवाइस का कंसोल एक्सेस लेना होता है। और ये कंसोल एक्सेस बेसिकली आपको CLI एक्सेस देता है नेटवर्क डिवाइस के लिए। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली आप क्या करते हो, फिजिकली आप डेटा सेंटर के अंदर जाते हो, फिजिकली डिवाइस के साथ अपने कंसोल केबल लगाते हो और अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करके आप फिजिकली एक्सेस जो है ले लेते हो। तो ये छोटे मोटे एक दो डिवाइस अगर आपके पास है, छोटा सा आपके पास कुछ नेटवर्क वगैरह है, तो उस केस में ये सही है, आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो। आपको ये कुछ हद तक आपको सिक्योरिटी भी देता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके नेटवर्क में 50 स्विचेस आपने लगा के रखा है, तो उस केस में आपके पास ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपके स्विचेस एक ही जगह पे हो गए, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है 50 स्विचेस आप यूज कर रहे हो, मतलब कोई दूसरे ब्लॉक में कोई स्विच पड़ा होगा, कोई डिस्टेंस मेंटेन करके वो डिवाइसेस आपके कनेक्ट हुए होंगे। तो इस केस में आपका क्या होगा, हर एक डिवाइस के पास कुछ भी दिक्कत हुआ तो उसको एक्सेस करने के लिए आप कंसोल केबल लेके फिजिकली विजिट करके कंसोल का एक्सेस लेना आपके पास ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है। और आपको पता नहीं चलेगा कौन से वाला डिवाइस, आपको फिजिकली विजिट करके ही आपको सारे डिवाइस को चेक करना भी पड़ेगा कि कौन से वाले डिवाइस में आपका दिक्कत आया है, क्या आया है। तो इससे आपका ये है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। और आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना नेटवर्क का, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए और उसके लिए भी थोड़ा हेडेक हो जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो इसीलिए हम क्या लेके आए, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो इन्वेंट किया गया, किसके लिए, डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए। रिमोट एक्सेस मतलब आपका यही है, आप समझ लो कि अभी आप डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आप क्या करोगे, कोई दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर भी आप इस डिवाइस का एक्सेस रिमोटली बैठ के कोई दूसरी जगह पे आप ले सकते हो। इसको क्या बोलते हो आप, रिमोट एक्सेस बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं अपने लैपटॉप के लिए, अगर हम बात करेंगे तो आप इसका भी एग्जांपल ऐसा ले सकते हो कि आप खुद बैठ के अपने लैपटॉप को एक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब ये आपका फिजिकल एक्सेस हो गया। मैं आपके लैपटॉप के एक्सेस एनीडेस्क के थ्रू या फिर आपका कुछ रिमोट असिस्टेंस के थ्रू मैंने ले लिया, या फिर कोई एनीडेस्क वगैरह जो एप्लीकेशन होते हैं उसको लेके मैंने ले लिया आपका एक्सेस, तब ये हो गया कौन सा एक्सेस मेरे पास, ये रिमोट एक्सेस हो गया। इसी तरह आप नेटवर्क डिवाइसेस का भी रिमोट एक्सेस जो है वो ले सकते हो। तो बेसिकली आपके पास डिवाइस को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है आपके पास CLI और एक आपके पास होता है GUI। तो बेसिकली आज हम रिमोटली CLI का एक्सेस कैसे लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो किसी भी डिवाइस का रिमोटली CLI एक्सेस लेने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है आपके पास टेलनेट और दूसरा प्रोटोकॉल आपका है SSH। और इनको कभी कभी क्या कोई ऐसे भी बोलते हैं कि ये आपके लिए क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। क्यों इसे हम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल को यूज करके हम डिवाइस का CLI एक्सेस लेके हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। इसीलिए हम इन प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल से जब भी हम कोई डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोटोकॉल के जरिए जो ट्रैफिक आपका जनरेट किया जाता है उस ट्रैफिक को हम मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल के बारे में आज हम थोड़ा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेलनेट के बारे में। तो टेलनेट का आपके पास जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीटाइप नेटवर्क। ये आपका, इसके बारे में बेसिक सा ओवरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह उसके बारे में हमने बात नहीं किया था, तो फिर भी मैं बता देता हूं। ये टेलनेट आपका एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है। ठीक है। और ये क्या करता है, आपके लेयर 4 में
ये क्या करता है, आपका टीसीपी को यूज करता है, ठीक है। और इसके पोर्ट नंबर लेयर 4 में आपको पता है कोई भी प्रोटोकॉल अगर लेयर 7 का प्रोटोकॉल है तो लेयर 4 में इसका कोई प्रोटोकॉल नंबर सॉरी पोर्ट नंबर होता है, तो इसका पोर्ट नंबर आपका क्या होता है 23, ठीक है। और ये क्या करता है, हमेशा कोई भी डेटा एक्सचेंज करता है मैनेज करने के लिए किसी भी डिवाइस को, तो ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सारे डिटेल जो है आपका एक्सचेंज करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा जो है वो एक्सचेंज करता है, और प्लेन टेक्स्ट के बाद जो सिक्योर आपका होता है, जब हम एसएसएस के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि टेलनेट और एसएसएस में आपका डिफरेंस जो है वो क्या आपको देखने को मिलता है। तो इसके एक सिनेरियो पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया मेरा एक नेटवर्क डिवाइस। तो ये डिवाइस मेरा कौन सा है, आप मान लो ये एक राउटर था, राउटर 1 में ले रहा हूँ। इसके बाद मेरा एक कनेक्टेड है राउटर 2, और राउटर 2 में मेरा एक डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है। और ये डिवाइस क्या कर रहा है, डायरेक्टली राउटर 1 का एक्सेस जो है लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया मेरे लिए रिमोट एक्सेस। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस मेरा डायरेक्टली इसकी कंसोल केबल के साथ कनेक्टेड नहीं है, राउटर 1 की कंसोल केबल के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये क्या कर रहा है, कुछ दूसरे लैन सेगमेंट में ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, और उस लैन सेगमेंट में ये सेगमेंट से ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। इसलिए इस तरह का एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, रिमोट एक्सेस। ये रिमोटली दूर पे बैठ के क्या कर रहा है, डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिवाइस जब भी कोई टेलनेट का ट्रैफिक वगैरह कोई जनरेट करेगा तो उस केस में थोड़ा फ्लो भी हम देख लेते हैं। तो मान लो ये राउटर का आपका आईपी, इस इंटरफेस का आईपी था आपका 10.1, इस वाले इंटरफेस का आईपी था 10.2, और ये लैन सेगमेंट का आईपी था 20.1, और डिवाइस का आईपी था 20.10, ठीक है। तो ये डिवाइस जब भी कोई टेलनेट का ट्रैफिक भेजने के लिए आगे कोशिश करेगा तो लेयर 7 में ये क्या करेगा, टेलनेट का जो भी इन्फॉर्मेशन इसे ऐड करना है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अटैच करा देगा। जो भी टेलनेट का ट्रैफिक इसे भेजना है, जैसे हो गया टेलनेट का यूजर नेम हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, जो भी इन्फॉर्मेशन इसे आगे भेजना है, या फिर टेलनेट रिक्वेस्ट करने के लिए जो भी टेलनेट का पैकेट आपका इन्फॉर्मेशन होता है, उसके इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ये अटैच कराएगा, आपका एप्लीकेशन लेयर पे अटैच कराएगा। और इस टेलनेट के एक्सेस लेने के लिए ये एक एप्लीकेशन का यूज करेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए आपको किसी भी यूजर को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। जैसे HTTP आपका एक लेयर 7 का प्रोटोकॉल है या फिर एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, तो HTTP को हम यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्राउजर यूज करते हैं जो कि आपका रियल टाइम एप्लीकेशन होता है। तो इसको भी एक्सेस करने के लिए टेलनेट या SSH के लिए तो हमारे पास बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशन है। ये चाहे तो अपना जो CMD कमांड लाइन है ना, वो कमांड लाइन इंटरफेस को भी ये यूज कर सकता है डिवाइस, वो भी एक एप्लीकेशन है, CMD एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है। या फिर आपके पास पुट्टी जैसे एप्लीकेशन होते हैं, पुट्टी, और आपके पास कुछ जैसे दूसरे भी आपके पास बहुत सारे, यहाँ पे मेरे पास और एक भी होगा, ये वाला सिक्योर CRT एक है, ठीक है। तो सिक्योर CRT, पुट्टी, ये सारे जो आपके पास होते हैं ना एप्लीकेशन, आप उन एप्लीकेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेलनेट की ट्रैफिक जो है जनरेट कर सकते हो। तो ये लेयर 7 से क्या करेगा, टेलनेट के ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कर लेगा। फिर लेयर 4 पे ये क्या करेगा, TCP की इन्फॉर्मेशन को अटैच करेगा। TCP की इन्फॉर्मेशन में आपका सोर्स पोर्ट रैंडम पोर्ट होगा, कुछ भी रैंडम पोर्ट होगा, 1 2 3 4 या ऐसा कुछ रैंडम पोर्ट आपका हो जाएगा। डेस्टिनेशन पोर्ट आपका टेलनेट का पोर्ट यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये सर्विस का रिक्वेस्ट जो आगे जाएगा ये टेलनेट के लिए जाएगा, इसलिए डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 23 आ जाएगा। और बाकी लेयर 4 में भी आप जो भी हेडर का इन्फॉर्मेशन होता है वो भी अटैच होगा। लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सोर्स आईपी खुद का आईपी लगाएगा 20.10, और डेस्टिनेशन आईपी जिसको ये टेलनेट करने की कोशिश कर रहा है आपका 10.1 आईपी, ठीक है, ये 10.1 लगा देगा। फिर उसके बाद लेयर 2 में ये खुद का मैक एड्रेस लगाएगा। फिर आपका आर्प रिजॉल्व होने के बाद जो गेटवे का मैक एड्रेस होगा, क्योंकि ये आईपी दूसरे नेटवर्क में आ रहा है, तो गेटवे का जो भी आपके पास मैक एड्रेस होगा उस मैक एड्रेस आर्प रिजोल्यूशन होने के बाद ये यहाँ पे अटैच करके पैकेट एनकैप्सुलेट करके आगे भेज देगा। तो ये पैकेट आपके R2 के पास आ जाएगा। फिर R2 क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा इस डेस्टिनेशन आईपी के लिए। डेस्टिनेशन आईपी चेक करने के बाद इसको पता चलेगा राउटिंग टेबल से कि ये वाला इंटरफेस से मुझे डेटा एग्जिट करना है, और इस पैकेट को ये क्या करेगा, बस लेयर 2 का जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन को ये चेंज करेगा, और यहाँ तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ये चेंज नहीं करेगा। लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में जहां से एग्जिट करेगा उसका मैक एड्रेस जो था वो मैक एड्रेस ये सोर्स में लगा देगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये डायरेक्टली इसका रिजोल्यूशन में आ गया होगा, आर्प के रिजोल्यूशन में। उसके बाद मान लो ये डी था या कुछ भी था, इसको यहाँ पे लगा के ये पैकेट आगे भेज देगा। और ये इन्फॉर्मेशन जब R1 के पास आ जाएगा, R1 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा है, उसके बाद ये इस पैकेट को खोल लेगा। खोलने के बाद इसे TCP के जो हेडर था उसके अंदर से इसे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मिलेगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 मतलब इसको पता चल गया कि ये टेलनेट के लिए है।
तो ये क्या करेगा, अभी चेक करेगा अपने पास टेलनेट का सर्विस एनेबल है कि नहीं। अगर टेलनेट का सर्विस एनेबल है, फिर उसके बाद ये टेलनेट का रिप्लाई जो है रेस्पॉन्स करना है। जो भी इसने रिक्वेस्ट भेजा होगा, इसने टेलनेट का रिक्वेस्ट जो भेजा होगा डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए, ये उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्लाई दे देगा कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट अभी के लिए चाहिए, पासवर्ड चाहिए आपको एक्सेस देने के लिए, या फिर कुछ ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ चाहिए। तो उसके पैरामीटर्स जो है R1 क्या करेगा, डिवाइस के पास भेज देगा। फिर डिवाइस क्या करेगा, उस पैरामीटर के हिसाब से डिवाइस के जो CLI होता है उस CLI में उसको इनपुट मांगेगा। जैसे पासवर्ड के लिए अगर ये डिवाइस चाहता है कि आप पहले पासवर्ड भेजो, फिर पासवर्ड भेजने के बाद मैं आपको ऑथराइज करूंगा टेलनेट एक्सेस देने के लिए, तो ये डिवाइस के पास जो CLI होता है उसमें जो आपके पास पासवर्ड का स्क्रीन आ जाएगा, और ये पासवर्ड फिर एंट्री करेगा 1 2 3 4 कुछ भी पासवर्ड था। फिर एक रिक्वेस्ट पासवर्ड का रिक्वेस्ट एक टेलनेट का पैकेट के हिसाब से आगे जाएगा। फिर रेस्पॉन्स जो है आपका कंटिन्यूसली इसी तरह का टेलनेट पैकेट जो है एक्सचेंज होते रहेंगे। तो जब भी हम, ये आपका हो गया टेलनेट का थोड़ा बहुत मैंने बेसिक सा फ्लो आपको बता दिया कि एक्चुअली आपके टेलनेट जब कोई डिवाइस करता है तो आपके फ्लो कैसे बनते हैं। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कि टेलनेट अगर हम किसी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी डिवाइस के ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट टेलनेट वगैरह आपको कॉन्फ़िगर नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको टेलनेट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो टेलनेट को जब हम किसी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं, किसी सिस्को डिवाइस के ऊपर, तो हमें सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट उसके लिए होता है। उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले हमें फुलफिल करना चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं है तो उसके बाद भी अगर आप टेलनेट एनेबल कर दोगे तो आपके टेलनेट का सर्विस जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स आपके पास सबसे पहले है कि जिस डिवाइस के ऊपर आप टेलनेट चलाने के लिए जा रहे हो उस डिवाइस में एक एनेबल पासवर्ड जो है, एक होस्ट नेम जो है उस डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके डिवाइस के ऊपर एक एनेबल पासवर्ड होना चाहिए। वो एनेबल आपके सीक्रेट फॉर्मेट में हो या फिर आपका नॉर्मल फॉर्मेट, एनेबल सीक्रेट, एनेबल पासवर्ड, कोई भी कमांड आप चला के कुछ भी हो, आपको एक एनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। टेलनेट के लिए तीसरी ऑप्शन आपके पास, जो आपके पास लाइन VTY होते हैं। लाइन VTY क्या होते हैं वो भी मैं प्रैक्टिकल करते टाइम आपको बताऊंगा। VTY लॉगिन मेथड शुड बी डिफाइंड। ठीक है, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे कि ये लॉगिन मेथड आपका क्या होता है। अभी के लिए आप याद रखो कि VTY के अंदर आपका लॉगिन मेथड आपका किस तरह से आप लॉगिन करोगे, ठीक है, वो आपका ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए। चौथी ऑप्शन आपके पास, इफ लॉगिन मेथड इज नॉर्मल देन पासवर्ड शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। थोड़ा हैंडराइटिंग का देख लेना, अंदर द टर्मिनल। ठीक है, तो अगर आपका लॉगिन मेथड नॉर्मल है, सिर्फ लॉगिन, एक नॉर्मल मेथड क्या है और उसके आगे क्या क्या मेथड है हम कॉन्फ़िगरेशन के टाइम देखेंगे। अगर आपके लॉगिन मेथड अगर नॉर्मल है तो उस केस में लाइन VTY के अंदर आपके एक पासवर्ड सेट होना चाहिए। ठीक है, देन और एक आपके पास कंडीशन है, इफ लॉगिन मेथड इज लोकल देन local user database should be configured। ठीक है, तो ये बेसिकली कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। लास्ट के जो आपके जितने ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, तीसरी ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है कि चौथा और पांचवी में से आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, पांचवी ऑप्शन में मैंने ये लिखा कि अगर आपके लॉगिन मेथड लोकल है तो लोकल यूजर डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड। तो इसमें क्या है, आपके लॉगिन मेथड में एक लोकल ऑप्शन आता है, अगर आप उसे यूज करते हो तो उस केस में क्या है, जब भी कोई मतलब डिवाइस उस डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए कोशिश करता है आपके किसके थ्रू, टेलनेट के थ्रू, तो ये लोकल डेटाबेस की यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पूछ लेता है और आपके डिवाइस के ऊपर आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत होता है। जैसे आप है ना, आप ऐसा करते हो कि किसी भी वेबसाइट वगैरह के ऊपर आप चले जाते हो और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कोई नया अकाउंट आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद जब भी आप उस डिवाइस को उस मतलब वेबसाइट से लॉगिन करने के लिए कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालने की जरूरत होता है। अगर आप गलती से गलत इंफॉर्मेशन दे देते हो तो आपको एक्सेस नहीं मिलता। यहाँ पे भी आपका सेम चीज होता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो जो सिनेरियो मैंने आपको दिखाया, सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे लेने के लिए जा रहा हूं।
ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेस का आईपी वगैरह और राउटिंग वगैरह जो भी आपको चलाना है वो हम इंफॉर्मेशन चला लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीचेबिलिटी बना लेते हैं। तो इस डिवाइस को मैंने बताया था आईपी एड्रेस हम 10.1 देंगे। मैंने इंटरफेस को नो शटडाउन किया और आईपी एड्रेस जो हमने डिफाइन किया था 10.0.0.1 और सबनेट मास्क में /8 ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये दे दिया। और इस डिवाइस से आपको पता है कि ये वाला इंटरफेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, 10.2 वाला आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। और इस डिवाइस के पास ये वाला जो नेटवर्क होगा 20 का नेटवर्क होगा ना, जिसमें आपका पीसी बैठा है, उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन इस डिवाइस के पास होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 20 नेटवर्क के लिए एक राउटिंग इंफॉर्मेशन में डाल देता हूं स्टैटिक राउट के हिसाब से। ठीक है, 10.0.0.2 में नेक्स्ट हॉप यूज कर रहा हूं, जो कि ये वाला राउटर 1 के पास ये मेरा 10.0.0.2 वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जाएगा। इसके भी फास्ट इथरनेट 0x0 को मैं नो शट डाउन करता हूं, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 दे देता हूं। ठीक है, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 हमारा LAN सेगमेंट पे है, जिसके ऊपर हमारा पीसी कनेक्टेड है। इसमें हम क्या करेंगे, 20 का आईपी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने दे दिया। और इससे कोई राउट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये राउटर यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट है और इसी आईपी को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राउट देने की जरूरत नहीं। और पीसी के पास हम चले जाते हैं और पीसी का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आईपी एड्रेस वगैरह डालना, तो पीसी के आईपी हम यहाँ पे 20.10 कर रहे हैं और आपका सबनेट मास्क जो है वैसे ही हमने रखा है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर का इंटरफेस है उसके इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारा पीसी से 10.1 आईपी जो है वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका मैंने आपको आर्प के टाइम आपको बताया था, कुछ देर के लिए आपका जो आर्प का रिजोल्यूशन वगैरह होता है उसके लिए आपको सब पहले 1-2 पैकेट आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, टेलनेट लेने की कोशिश करते हैं 10.1 को। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? ठीक है, टेलनेट 10.0.0.1। अब देखो अभी के लिए अगर मैं ट्राई करता हूं टेलनेट, तो ये ट्राई कर रहा है, मतलब टेलनेट का पैकेट आगे भेज रहा है, लेकिन कनेक्शन टू 10.0.0.1 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैसेज आपको दिखा, मतलब ये डिवाइस ने टेलनेट का पैकेट आगे दे दिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार इमेज को। ठीक है, ये डिवाइस ने टेलनेट का पैकेट जो है भेज दिया, और टेलनेट का पैकेट जब R2 के पास आया, R2 टेलनेट तक नहीं खोलेगा क्योंकि टेलनेट का पैकेट तो उसके लिए नहीं है, तो वो राउटिंग करके इन्फॉर्मेशन आगे दे दिया। तो R1 ने जब चेक किया तो लेयर 7 तक उसने खोला और उसे पता चला कि ये टेलनेट का पैकेट है। लेयर 4 से इसे पता चल गया पोर्ट नंबर देख के कि ये टेलनेट का पैकेट है, और इसने देखा कि मेरे पास टेलनेट एनेबल नहीं है, इसीलिए वो कनेक्शन को उसने क्या किया, टीसीपी का जो रीसेट मैसेज आपके पास था ना, वो रीसेट मैसेज के साथ रिप्लाई कर दिया। और उसके हिसाब से इस डिवाइस को आपको क्या आउटपुट मिल गया कि कनेक्शन टू दिस होस्ट क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। फॉरेन होस्ट मतलब ये जिसकी एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा था उसी ने खुद कनेक्शन क्लोज करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे टेलनेट एक्सेस करने की, मतलब टेलनेट कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक होस्ट नेम की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे होस्ट नेम जो है R1 दे दिया। बाय डिफॉल्ट भी आपके डिवाइस के ऊपर एक होस्ट नेम होता है। ठीक है, होस्ट नेम देने के बाद मैंने आपको बताया था दूसरी चीज आपके पास एनेबल पासवर्ड होना चाहिए। तो आप इसके बाद एनेबल पासवर्ड कमांड चला के आप कुछ भी सेट कर सकते हो, या फिर एनेबल सीक्रेट चला के भी कुछ लगा सकते हो। एनेबल पासवर्ड और सीक्रेट में आपको पता है कि एक ही डिफरेंस होता है, एनेबल पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में होता है, एनेबल सीक्रेट आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे एनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमने 1 2 3 पर दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा टेलनेट के लिए जो डिवाइस के ऊपर बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए था वो कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है और रीचेबिलिटी वगैरह भी आपका है। अभी हमें क्या करना पड़ता है, लाइन V2I में जाना पड़ता है। तो लाइन के बाद अगर आप ये कमांड चलाओगे तो आप यहाँ पे VTI देखोगे, तो VTI आपका क्या करता है, वर्चुअल टर्मिनल में आपको लेके जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल टर्मिनल का मतलब आपका क्या होता है, आपको पता है ना कि लिनक्स में आप जब किसी डिवाइस का एक्सेस करने की आप कोशिश करते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, आपके कुछ टर्मिनल बन जाते हैं। टर्मिनल मतलब अगर आपके पास कुछ टर्मिनल्स होते हैं, कि आप इस तरह का मान सकते हो कि कुछ रास्ते आपके पास होते हैं। ठीक है, जैसे एक डिवाइस के पास अगर बहुत सारे टर्मिनल ले तो आप मतलब बहुत सारे रास्ते उस डिवाइस के पास है, मतलब एट ए टाइम बहुत सारे लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह हमारा डिवाइस के ऊपर भी टोटल कितने टर्मिनल आपके पास होते हैं, टोटल 16 तक टर्मिनल आपका हो सकता है, मतलब 0 टू लेके 15 तक आपके टोटल टर्मिनल होते हैं। मतलब एट ए टाइम इतने यूजर आपके डिवाइस को जो है एसएसएच या फिर टेलनेट आपका कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस के ऊपर क्या होता है, 0 टू लेके 5 तक, मतलब 0 टू लेके 4 तक आपका जो टर्मिनल होता है वो आपका एनाबल होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब 0 से ये वाला कमांड अगर मैं चलाता हूँ लाइन VTY, उसके बाद 0 फिर स्पेस देके अगर मैं 4 करता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि अभी ये जो टर्मिनल कमांड के अंदर जो भी मैं कमांड चलाऊंगा, ये कमांड इफेक्टिव किसके लिए रहेगा, 0 टू लेके 4 तक अगर कोई यूजर है, इस टर्मिनल को एक्सेस करने की कोई यूजर अगर कोशिश करता है तो उसको मिल जाएगा। टर्मिनल को एक्सेस मतलब पहले कोई यूजर अगर एक्सेस करने के लिए आता है तो उसे टर्मिनल 0 मिलता है, दूसरा कोई यूजर अगर एक्सेस करने के लिए आएगा तो टर्मिनल 1, तीसरा यूजर के लिए टर्मिनल 2, इस तरह का आपका होता है। तो यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो 0 टू लेके 4 तक कर रहे हैं। 0 टू लेके 4 तक हम किस लिए करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो टर्मिनल होते हैं वो 0 टू लेके 4 तक, मतलब 5 ही टर्मिनल आपको ओपन देखने को मिलते हैं डिवाइसेस के ऊपर। और हम लोग जब भी कोई डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक या दो डिवाइस जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर जो है एट ए टाइम एक डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा टर्मिनल को ओपन भी नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या किए, लाइन VTY 04 जब मैंने टाइप कर दिया तो उसके बाद क्या है, हमने टर्मिनल का जो है लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर हम आ गए। अभी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन मेथड जो है उसे सेट करना पड़ता है। तो लॉगिन मेथड सेट करने के लिए आपके पास एक कमांड है लॉगिन, ठीक है। तो इस लॉगिन के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो आपको कैरेज रिटर्न का मार्क भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इस लॉगिन के बाद आप एंटर भी दबा सकते हो, ठीक है। अगर लॉगिन के बाद आपने कुछ टाइप नहीं किया और एंटर आपने दबा दिया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब लॉगिन जो भी यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो सारे ऑथेंटिकेशन या जो भी काम करना है उसे लाइन VTY के अंदर से ही करना है, वो आप डिफाइन कर रहे हो, जो कि आपका पूरा लोकल आप सेट कर सकते हो, ठीक है। लोकल मतलब ये कोई भी डेटाबेस वगैरह चेक नहीं करेगा, ना तो डिवाइस का डेटाबेस, ना तो कोई AAA सर्वर वगैरह का डेटाबेस वगैरह ये चेक करेगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर आप लॉगिन वाला चला लेते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या करेगा, उसी टर्मिनल के अंदर जो भी आपका क्रेडेंशियल वगैरह सेट किया है उसी को चेक करके यूजर को एक्सेस दे देगा। और आप देख लो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, लॉगिन डिसेबल्ड ऑन लाइन 322 अंटिल पासवर्ड इज सेट। ये मैसेज किस लिए बता रहा है, अगर आप ये लॉगिन वाला कमांड चलाते हो और चाहते हो कि लाइन VTY के अंदर जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसी के हिसाब से डिवाइस जो भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसे एक्सेस मिल जाए, तो इसका मतलब आप जब टेलनेट यूज कर रहे हो तो आप बिना पासवर्ड के टेलनेट यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइन VTY जो आपके पास टर्मिनल है उसी टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन की या फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक पासवर्ड सेट करने की जरूरत होता है। जब तक आप पासवर्ड सेट नहीं करोगे तब तक आपका टेलनेट काम नहीं करेगा। मतलब ये जो लॉगिन कमांड आपने दे दिया, टेलनेट का एक्सेस आपने करने के लिए दे दिया, टेलनेट का नहीं, आपने लाइन VTY का एक्सेस करने के लिए आपने दे दिया, वो एक्सेस आपका काम नहीं करेगा। कब तक, जब तक आप एक पासवर्ड सेट नहीं करोगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक पासवर्ड सेट करने की जरूरत है, पासवर्ड, फिर उसके बाद जो भी आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप दे दो, ठीक है। मैं अगर 1 2 3 पर पासवर्ड देना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 पर पासवर्ड जो है उसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 पर नहीं, पासवर्ड हम सिस को दे देते हैं। आप चाहो तो पासवर्ड का जो आपके पास कुछ होते हैं जैसे लेवल होते हैं पासवर्ड का, सबसे ज़्यादा एनक्रिप्टेड पासवर्ड लेवल आपके पास 7 है, ठीक है। आप चाहो तो 5 भी सेट कर सकते हो, कुछ भी सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड, फिर आपके पास आप 7 लेवल का अगर पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो उसके बाद आप सिस को दे सकते हो, ठीक है। तो ये इनवैलिड एनक्रिप्टेड पासवर्ड बोल रहा है, मतलब जो भी आपका पासवर्ड का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो जनरेट करना पड़ता है, या फिर उसका कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे लिनक्स वगैरह में होता है ना, आपके एक आपका कैप्स में होना चाहिए, एक आपका स्मॉल में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक आपका सिंबल होना चाहिए। तो इस तरह का आपके पास कुछ रूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पासवर्ड सेट करने की जरूरत है। और ये पासवर्ड आप किसके लिए सेट कर रहे हो, आप ये लाइन के लिए ये पासवर्ड सेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब लाइन के लिए कोई भी एक्सेस कर रहा है तो ये कमांड क्या करेगा, उसको एक्सेस दे देगा, फिर ऑथेंटिकेट कहां से कराएगा, ये जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हो इस पासवर्ड के साथ ये ऑथेंटिकेट कराएगा। ये हो गया आपके लिए टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन। इतना ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, इससे आपका टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन जो है हो जाएगा। अभी के लिए अगर मैं कोशिश करता हूं उस डिवाइस से फिर से टेलनेट लेने के लिए, सेम कमांड में टाइप करता हूं। अभी के लिए आप देख लो, यहाँ पे इसने टेलनेट के लिए कोशिश किया, उसके बाद आपके डिवाइस जो है उसके ये वाला डिवाइस के पास, जब उसके लाइन VTY में जो लाइन के पास ये टेलनेट का रिक्वेस्ट आ गया तो उसने क्या किया, चेक किया। चेक करने के बाद उसको वो लॉगिन वाला कमांड मिला, फिर उसके बाद उसने लॉगिन वाला कमांड है, मतलब उसके बाद अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब लाइन के अंदर जो आपका क्रेडेंशियल वगैरह आपने सेट किया है
उसी से ये क्या करेगा, यूजर को ऑथेंटिकेट कराएगा। तो इसलिए उसने जो पासवर्ड आपने वहां पे सेट किया था, तो इसने उस पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए आपका जो है इंफॉर्मेशन आपको मांग लिया। और पासवर्ड हमने वहां पे सिस्को दिया था, तो मैं यहाँ पे सिस्को टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आप देखो यहाँ पे इस डिवाइस के ऊपर आपको R1 का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एनेबल करते हो, EN टाइप करते हो, तो उसके बाद आपको जो है एनेबल पासवर्ड जो है वो मांग लेता है। तो एक काम करते हैं, हम R1 के पास एक्सेस रखते हैं और यहां से क्या करते हैं, एक बार एनेबल पासवर्ड को हटा लेते हैं। ठीक है, हमने कोई एनेबल पासवर्ड सेट ही नहीं किया। अब देखते हैं इस डिवाइस से हम जब एनेबल टाइप करेंगे तो ये क्या करता है। देखो अभी के लिए ये बता रहा है नो पासवर्ड सेट, मतलब जब तक आप एनेबल पासवर्ड उस डिवाइस के ऊपर सेट नहीं करोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, डिवाइस का एक्सेस आप टेलनेट के थ्रू ले सकते हो, लेकिन आप एनेबल मोड या फिर आपका जो प्रिविलेज मोड होता है ना, उस मोड के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यही से आप चाहो तो पिंग वगैरह कुछ कमांड जो है आप चला सकते हो यहाँ से। ठीक है, बस यही थोड़ा बहुत आपके पास जो होता है ना यूजर मोड में ट्रबल शूट करने के लिए, जब हम यूजर मोड के टाइम पे पढ़े थे, तो थोड़ा बहुत जो आपके पास ट्रबल शूट का कमांड होता है उसी कमांड को आप चला के एक्सेस वगैरह चेक जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन डिवाइस का जो प्रिविलेज मोड होता है उस प्रिविलेज मोड में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो एनेबल सीक्रेट फिर हमने डाल दिया। अब हम ट्राई करते हैं इस डिवाइस की एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, अभी एनेबल अगर हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया, तो मेरे को प्रिविलेज मोड भी मिल गया, उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर भी मैं जा सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसी टेलनेट के अंदर ठीक है, इसके अंदर हम नो लॉगिन का कमांड चला लेंगे, मतलब लॉगिन मेथड जो मैंने सेट किया था उसको हम हटा लेंगे। अभी क्या करेंगे, फिर से लॉगिन कमांड चला के हम लॉगिन जो आपके पास है ना लोकल का मेथड है, वो लोकल मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर आप लॉगिन लोकल वाला कमांड चलाते हो, इसका मतलब आपके डिवाइस क्या करेगा, जब भी इस लाइन के ऊपर कोई लॉगिन का रिक्वेस्ट आएगा, ये क्या करेगा, लोकल डेटाबेस को आपका चेक करेगा। अभी यहाँ पे इसके अंदर जो आपने पासवर्ड वगैरह सेट किया उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो लोकल डेटाबेस आपका क्या होता है, लोकल डेटाबेस आपके डिवाइस के ऊपर आपको बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, एक यूजर डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास एक कमांड होता है यूजर नेम, उसके बाद आप जो भी यूजर नेम देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सौभाग्य टाइप कर दिया यूजर नेम, फिर उसके बाद आपको उस यूजर के लिए पासवर्ड सेट करने की जरूरत है और पासवर्ड मैंने मिश्रा दे दिया। ये एक आपका लोकल डेटाबेस जो है बन गया। कौन से यूजर के लिए, यूजर नेम आपका सौभाग्य है और आपका पासवर्ड जो है मिश्रा है। इस यूजर नेम पासवर्ड के साथ आप चाहो तो और भी कुछ कमांड कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो बहुत सारे यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे और एक यूजर मैंने बनाया है ABC, उसके बाद आपके पास और भी कुछ कमांड है, उस यूजर का प्रिविलेज लेवल भी आप उसके लिए आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास प्रिविलेज लेवल के लिए अगर आप देखोगे तो आपके सिक्योरिटी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रिविलेज लेवल के बारे में आपको पता चलता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं तो जिसके प्रिविलेज लेवल 1 से नीचे होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, आपको उसको सिर्फ एक्सेस कहाँ तक मिलता है, आपका प्रिविलेज मोड तक आपका एक्सेस मिलता है। और कोई अगर GUI से एक्सेस वगैरह करने की जरूरत होता है किसी यूजर को, तो उस केस में आपका जो है प्रिविलेज लेवल 15 होना चाहिए उस यूजर का। ठीक है, और आपका ये होता है जब भी आप टेलनेट या SSH करने की कोशिश करते हो, अगर कोई यूजर का प्रिविलेज मोड आपका 1 है या फिर 0 है, कुछ भी है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड वो एंटर कर लेता है सक्सेसफुली, उसके बाद उसे प्रिविलेज लेवल ऑटोमेटिकली 15 दे दिया जाता है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो प्रिविलेज लेवल भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूजर के लिए मैं प्रिविलेज लेवल 15 सेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप पासवर्ड कमांड चलाओ और ABC के लिए मैं पासवर्ड ABC भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी के लिए मैंने 2 यूजर नेम बना दिया। अगर इसको आप चेक करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे कमांड चलेगा कि या नहीं चलेगा, मेरे को नहीं पता। अच्छा ठीक है, ये कमांड नहीं है आपका, उसके लिए आप ये शो रन वाला कमांड आप चला सकते हो। शायद ये इंक्लूडिंग और सेक्शन वाला आपके पास कमांड नहीं चलेगा, आप ये वाला कमांड चला के चेक कर सकते हो। नहीं है, चल रहा है। ठीक है, आपको 2 यूजर नेम का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये यूजर डेटाबेस के लिए आपके पास वेरीफाई कमांड है। ठीक है, तो अभी हमने लॉगिन लोकल वाला कमांड चला लिया, तो इसका मतलब हमारा लॉगिन जो लोकल यूजर डेटाबेस हमने बनाया उसी डेटाबेस से आपका जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है वो ऑथेंटिकेशन आपका उस डेटाबेस से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं उसी को टेलनेट लेने के लिए फिर से। ठीक है, टेलनेट 10.0.0.1 यूजर नेम। अभी देखो उसने पहले क्या किया था, जो लाइन के अंदर आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये मांग रहा था, लेकिन अभी के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मांग रहा है। तो मैंने यूजर नेम दे दिया, फिर मैंने पासवर्ड भी दे दिया, उसके बाद मेरे को एक्सेस मिल गया। फिर एनेबल टाइप करते ही मेरे को एनेबल पासवर्ड जो मैंने सेट किया वो एनेबल पासवर्ड आपको मांगेगा, उसको आप एंटर करने के बाद आपको जो है एक्सेस जो आपको करना है वो एक्सेस आपको मिल जाएगा।
और ये जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ लॉगिन लोकल वगैरह, ये टेलनेट और एसएसएच दोनों के लिए लाइन का कमांड सेम है, आप याद रखना, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ एक डिवाइस को क्या करने के लिए, मैं चाहता हूँ ये डिवाइस का एक्सेस सिर्फ क्या है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये डिवाइस को टेलनेट से ही एक्सेस हो, कोई दूसरे प्रोटोकॉल से एक्सेस नहीं हो। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप दे देना। अब देखो इसके लिए अगर आप क्वेश्चन मार्क दे देते हो, तो अगर आप नॉन कर लेते हो तो नॉन का मतलब आपका यही होगा कि ना तो टेलनेट ना तो एसएसएच, किसी से भी इसका लाइन वीटीयूआई का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा रिमोट एक्सेस में, ठीक है। अगर आप एसएसएच करते हो तो इसका मतलब सिर्फ एसएसएच से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप टेलनेट टाइप करते हो तो इसका मतलब सिर्फ टेलनेट एक्सेस होगा, एसएसएच से एक्सेस नहीं होगा। अगर आप ऑल कर लेते हो तो उस केस में एसएसएच और टेलनेट दोनों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको टेलनेट अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ टेलनेट कर दो, तो उसके बाद आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन जो आता है ना, टेलनेट और एसएसएच दोनों हम जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑल कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर इसे ट्रांसपोर्ट इनपुट नॉन कर लेता हूं, ठीक है, अभी देखेंगे। हाँ, जब भी आप कमांड टाइप कर रहे हो लाइन वीटीयूआई का, आप गलती से ये मत करना। देखो यहाँ पे मैंने गलती से 0 4 लगा के कर दिया। 0 और 4 के बीच अगर आप स्पेस नहीं देते हो, इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा वो कॉन्फ़िगरेशन आपका लाइन वीटीयूआई 4 के लिए सिर्फ होगा। लेकिन ये कमांड से आपका लाइन वीटीयूआई 0 1 2 3 4 5 टर्मिनल के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट नॉन कर दिया। अभी यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देख लो सेम ऑप्शन आपके पास आ गया। जब उसका लाइन वीटीयूआई के पास टेलनेट का एक्सेस मिलने के लिए रिक्वेस्ट गया टेलनेट का, तो उसने देखा कि मेरे पास कोई भी ट्रांसपोर्ट, मतलब अभी के लिए ट्रांसपोर्ट इनपुट कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोटोकॉल मेरे पास एक्सेस नहीं है, सारे प्रोटोकॉल के लिए हमारा बंद करके रखा है वीटीयूआई का एक्सेस, इसलिए उसने क्या किया, रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपका हो गया टेलनेट का। तो जब भी हम टेलनेट की बात करते हैं तो टेलनेट आपका क्या करता है, जब भी कोई ट्रैफिक वगैरह आगे भेजने की कोशिश करता है, तो एक बार हम इसका सिमुलेटर चला के भी देख लेते हैं। सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार सिमुलेटर चला के देख लेते हैं। इसने आपका टीसीपी का आप देख लो, टीसीपी रिलेटेड ये जैसे आपके पास टीसीपी का इन्फॉर्मेशन है वो आगे लेके गया। फिर उसके बाद आपके डिवाइस के पास पहुंचा, डिवाइस ने टेलनेट का रिप्लाई किया होगा, फिर इस डिवाइस के पास जो है रिप्लाई आपका आ गया। अच्छा, आपका है ना, जैसे कोई अगर आपका टीसीपी का सर्विस यूज करे तो उस केस में आपका टीसीपी का 3 वे हैंडशेक होता है, आपको पता है ना। तो ये सारे पैकेट जो आपका पहले टीसीपी का एक्सचेंज हुए ना, वो आपका 3 वे हैंडशेक सबसे पहले हुआ। जो भी टीसीपी रिलेटेड सर्विस होते हैं तो टीसीपी के केस में आपका सबसे पहले 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है, जो कि टीसीपी के टाइम में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में भी मैंने आपको क्लियर करके बताया। तो वो आपका सबसे पहले 3 वे हैंडशेक अगर सक्सेसफुल है तो उसके बाद आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे भी आपका सेम हुआ, सबसे पहले आपका 3 वे हैंडशेक परफॉर्म हो गया, उसके बाद आपका डाटा ट्रांसमिट जो टेलनेट का है वो आपका चालू हो गया। अब देखो टेलनेट का ट्रैफिक आपका लेयर 7 से स्टार्ट हुआ, टीसीपी में सोर्स पोर्ट नंबर, ये रिप्लाई का पैकेट है, इसलिए आपका डेस्टिनेशन पैकेट पोर्ट नंबर आपका 1030 दिखा रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर आपका 23 दिखा रहा है, ठीक है। ये रिप्लाई आया था पैकेट, इसीलिए। ये दूसरा पैकेट है, ठीक है। इसी से ये रिप्लाई का पैकेट है, इसलिए आपको सोर्स पोर्ट नंबर जो है 23 दिख रहा है। और आपका ये देख लो डेस्टिनेशन आईपी आपका जिसके पास रिप्लाई आ रहा है, जिसने रिक्वेस्ट भेजा था उसका आईपी एड्रेस है, और सोर्स आईपी आपका जो रिप्लाई कर रहा है उसका है। और टेलनेट का पैकेट वगैरह हम थोड़ा देख लेते हैं। आप यहाँ पे टेलनेट का डेटा देखोगे तो इसने देखो टेलनेट का जो इसने रिप्लाई किया था ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि टेलनेट का जब भी रिक्वेस्ट जाता है तो उसके बदले ये क्या करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है ना। अगर कोई यूजर मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरत है मेरे को उसे एक्सेस देने के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन ये पूछ लेता है। तो ये वाले पैकेट में इसने भेजा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन कर रहा है। इसमें इसने क्या पूछा है कि यूजर नेम क्या है, आप एंटर करो। जो डिवाइस के पास हमने देखा था ना यूजर नेम का मैसेज आ रहा था, ये वही पूछ रहा है रिटर्न पैकेट में, ठीक है। तो टेलनेट के अंदर उसने वो वाला इन्फॉर्मेशन को अटैच किया। टेलनेट के बाद आप टीसीपी के इन्फॉर्मेशन देखो, सोर्स पोर्ट 23 रिप्लाई का पैकेट है इसलिए। और रैंडम पोर्ट आप देखो, जैसे मैंने बताया था ना सोर्स पोर्ट आपका रैंडम होता है, इसलिए डेस्टिनेशन पोर्ट आपका रैंडम आ रहा है। और टीसीपी के जैसा आपका सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका होता है, उसी तरह का सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है।
और ठीक है, और लेयर 3 की इंफॉर्मेशन में भी आप देखो आईपी वगैरह जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपका अटैच हुआ है। अभी के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं आपका टेलनेट में एक्चुअली आपका क्या दिक्कत था और एसएसएच में आपके पास क्या दिक्कत है। तो आपका टेलनेट का दिक्कत आपको दिख गया है, अगर आपको पता है ना तो आपको दिख गया। देखो टेलनेट का जब रास्ते में हमने पैकेट खोला तो लेयर 7 के इंफॉर्मेशन में हमें पता चल गया उस पैकेट को ही खोल के कि ये यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या बोल रहा है, यूजर नेम मांग रहा है। ठीक है, और रिप्लाई में जब डिवाइस पे रिप्लाई किया होगा, अगर हम बीच में बैठेंगे ना और देखेंगे खोल के पैकेट, तो क्या यूजर नेम ये टाइप कर रहा है, फिर उसके बाद पासवर्ड में क्या टाइप कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेलनेट क्या करता है, हमेशा अपना पैकेट को, टीसीपी तो ये यूज करता है लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अपना डेटा को नहीं भेजता। ये क्या करता है, हमेशा क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका भेजता है। मतलब ये यूजर अगर टाइप कर रहा है, यहाँ से अगर ये यूजर टाइप कर रहा है टेलनेट, और जो भी यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए इसने रिप्लाई में मांगा होगा, तो ये अगर टाइप कर रहा है उसके अंदर पासवर्ड 1 2 3 4 पासवर्ड ये दे रहा है, तो ये पासवर्ड अगर यहाँ पे कोई यूजर बैठ के उसे मतलब कोशिश कर रहा है ना कैप्चर करने के लिए, तो उसके अंदर से उसे 1 2 3 4 पासवर्ड ये एंटर कर रहा है, इसको दिख सकता है। क्यों? क्योंकि आपके टेलनेट में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन आपके प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जाते हैं। तो इसको और थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए आपके पास और एक प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन किया गया, जिसको सिक्योर सेल हम बोलते हैं, एसएसएच। ये भी आपका एक लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, ये भी आपका टीसीपी यूज करता है। इसकी पोर्ट नंबर आपका होता है 22। ठीक है, और ये एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या करता है, अपने डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये टेलनेट की तरह ही सेम होता है, रिक्वायरमेंट्स थोड़ा इसका अलग होते हैं, और उसके बाद आपके डेटा जो भी एक्सचेंज वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा आपका यही चेंजेस होता है कि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा को एक्सचेंज करता है। इसके रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो इसके लिए भी आपका एनेबल पासवर्ड चाहिए, होस्ट नेम आपको चाहिए। दूसरी में आपको एनेबल पासवर्ड चाहिए। ये सारे स्टेप थोड़ा आप याद रख लेना ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में जो है ना इजी आ जाए। कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस केस में आपको ट्रबल शूटिंग के लिए आप चेक कर सकते हो, एक बाय एक आप स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। अगर मान लो आपको रियल टाइम में मिल गया ऐसा कि किसी डिवाइस का टेलनेट या एसएसएच एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप ये सारा जो स्टेप में लिख रहा हूँ ना, इसको आप याद रख सकते हो और एक के बाद एक आप चेक कर सकते हो कि ये सारे कॉन्फ़िगर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इसमें और एक चीज आपको चाहिए, आपको एक आईपी डोमेन नेम चाहिए आपके डिवाइस के ऊपर। ये क्यों चाहिए आगे मैं बताता हूं। चौथी ऑप्शन में आपको लॉगिन मेथड शुड बी, क्रिप्टो की शुड बी जनरेटेड। ठीक है, इसका क्या यूज है थोड़ी आगे मैं आपको बता रहा हूं। और आपका लॉगिन मेथड शुड बी डिफाइंड। ठीक है, जैसे लाइन वीटीओ के अंदर आपका लॉगिन मेथड, और 2 पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं। जैसे लॉगिन मेथड अगर आपका जनरल लॉगिन है तो इसका मतलब आपको पता है लाइन वीटीओ के अंदर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आपके लॉगिन मेथड जो है लोकल है तो इसका मतलब आपको लोकल यूजर नेम और डेटाबेस जो है वो बनाने की जरूरत है। टेलनेट में मैंने ये लिख लिया तो आप वो थोड़ा याद रख लेना। यहाँ पे 2 ज्यादा ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन आपके पास आ गए। ये आईपी डोमेन नेम आपके पास आ गया, और कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? ठीक है, हाँ, आपके पास डोमेन नेम एक आ गया, और एक आपके पास है क्रिप्टो की, और एक आपके पास है ये लॉगिन मेथड उसमें भी था। तो 2 ऑप्शन आपके पास नया आ गया। इनका क्या यूज है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपके एसएसएच क्या करता है कि आपके जो भी टेक्स्ट होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो एसएसएच के जरिए, तो उसको वो क्या करता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बना देता है। और आपको पता है कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट बनाने के लिए भी कुछ एल्गोरिदम की जरूरत होता है। जैसे आपके पास जनरली कुछ MD5 होते हैं, AES होते हैं, आपके पास SAMARK करके कुछ एल्गोरिदम वगैरह होते हैं। तो उन एल्गोरिदम को यूज करके अपना डिवाइस क्या करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं।
जैसे 1 2 3 पर आप टेक्स्ट में लिख रहे हो तो उससे वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कुछ और दिखा देते हैं, ताकि अपने आंखों से आपको पता ना चले कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन डिवाइसेस को पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपके एसएसएच कन्वर्ट करने के लिए, एसएसएच में एसएसएच क्या करता है, इसमें कुछ टीएलएस हैंडशेक आपका होते हैं। सिक्योरिटी के टॉपिक के बारे में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ टीएलएस हैंडशेक वगैरह आपका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास होते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन। तो इसको करने के लिए और यूजर ऑथेंटिकेट करने के लिए, और एक ये क्या करता है, सबसे पहले सिक्योर ये कैसे बना लेता है, आप देखो ये आपके पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसके ऊपर आपने बैठा है एक पीसी आपके पास आपने कनेक्ट करके रखा है, ये एसएसएच करने की कोशिश कर रहा है R1 को। तो सबसे पहले R1 क्या करता है, कुछ टीएलएस हैंडशेक वगैरह करके एक सिक्योर टनल जैसा बना लेता है सबसे पहले। ठीक है, ताकि आपका जो भी डेटा आप एक्सचेंज करो वो डेटा आपका क्या होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, या फिर वो हिडन हो जाए, ऐसा आप मान सकते हो। क्या, ताकि बीच में अगर कोई यूजर बैठा है, कोई बंदा अगर बैठा है, उसको क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन ना दिखा जाए। और ये जब भी कोई रिप्लाई वगैरह करता है किसी डिवाइस को या कुछ भी कर लेता है, तो उस केस में आपके डिवाइस क्या करता है, कुछ की यूज करता है। ठीक है, उस की के जरिए ये उसे यूज करके आपका क्या करता है, आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह है फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ये क्या करता है, आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। और उस की वो कौन सा की है, ये आपका ये वाला की हो गया। क्रिप्टो की आपको एक जनरेट करने की जरूरत होता है। इसको जनरेट करने के लिए भी आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे, क्या करोगे, जनरेट करते टाइम ये पूछ लेता है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक क्रिप्टो की आप जनरेट कर लेते हो। और हमेशा आपके डिवाइस क्या करता है, जब भी कुछ एसएसएच के डेटा जनरेट या रिप्लाई वगैरह कुछ भी करता है, तो उस टाइम पे इस की को यूज करके उस डेटा को वो क्या करता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट कर देता है। और ये डोमेन नेम आपको क्या चाहिए, उस की को जनरेट करने के लिए आपके पास एक डोमेन नेम की जरूरत है। कोई भी आप देखो, अगर आप जनरल लाइफ में अगर आपको पता है एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता होगा कि आप कोई भी अगर वेबसाइट वगैरह खोलते हो ना, उसके ऊपर अगर HTTPS करके आप अगर खोल रहे हो तो उसके ऊपर सिक्योर करके आपके पास आइकन दिखता है। तो इसका मतलब ये डिवाइस क्या करता है, आपका एसएसएल का सर्टिफिकेट यूज करता है, जिसके वजह से आपका जो HTTPS का एक्सेस आपका है वो आपका क्या दिख रहा है, सिक्योर आपको दिख रहा है। इसी तरह का आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सारे इंफॉर्मेशन आपका एक्सचेंज होते रहते हैं उसमें भी। तो उस एसएसएल सर्टिफिकेट को अगर आप खरीदने के लिए जाते हो, आपके पास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई वेबसाइट वगैरह है, तो उसको जब आप खरीदने के लिए जाते हो ना, तो उस एसएसएल सर्टिफिकेट की को पाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपका लोकेशन कहाँ का एड्रेस वगैरह हो गया, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको एक फॉर्म में फिल करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके अगर ऑथेंटिकेट है या फिर सब कुछ सही है, तो आपके जो प्रोवाइडर है वो क्या करता है, आपके नाम पे एक सिग्नेचर करके एक एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट कर देता है। एसएसएल की आप मान सकते हो, और उस की को वो क्या करता है, आपको दे देता है। आप उस की को लाके क्या करते हो, अपने डिवाइस में अपने सर्वर के ऊपर आप इंस्टॉल कर देते हो। तो करने के बाद क्या है, जब भी कोई आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, चाहे डोमेन नेम से हो या आईपी से हो, तो उसके और आपके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बन जाता है। और क्या होता है, आपके जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाते हैं वो आपके एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड मिल जाता है। यूजर और आपके बीच एक टनल जैसा बन जाता है, या फिर एक सिक्योर कनेक्शन जैसा बन जाता है। यूजर जब भी कोई डेटा आपके वेबसाइट में एंटर करता है, आपके सर्वर की तरफ भेजता है, उसमें भी वो डेटा आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बन जाता है। और आपके सर्वर को भी अगर कोई रिप्लाई करता है तो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। जैसे बैंकिंग वगैरह साइट के लिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप कोई पेमेंट वगैरह करते हो या फिर कोई पे भी कोई पासवर्ड वगैरह अगर मांग रहा है, तो उस केस में आप ऊपर चेक कर लो ये एसएसएल में है कि नहीं है, इसीलिए आपका सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ये नहीं मांगता है। एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एक डिवाइस में देने के लिए, वो आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है, एक डोमेन नेम आप कॉन्फ़िगर कर लो अपने डिवाइस के ऊपर, फिर उसके बाद आप क्या करो, ये क्रिप्टो की जो है आपके पास आप डिवाइस के ऊपर जनरेट कराओ, तो भी आपका क्रिप्टो की जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जिस डिवाइस के ऊपर हमने किया था क्या, टेलनेट एनेबल किया था, एक डिवाइस के ऊपर आप चाहो तो टेलनेट एसएसएस दोनों को भी चला सकते हो, आप चाहो तो किसी एक को भी चला सकते हो। तो इसमें हम अभी क्या करते हैं, एसएसएस कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। तो होस्ट नेम ऑलरेडी हमारे डिवाइस के पास कॉन्फ़िगर है, एनेबल पासवर्ड भी हमने ऑलरेडी किया था क्योंकि हमने टेलनेट इसमें ऑलरेडी करके रखा है। हमें अभी एक डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास ये कमांड होता है IP स्पेस डोमेन हाइफन नेम। ठीक है, ये कमांड के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो भी नाम आप देना चाहते हो वो नाम आप डाल दो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब आप उसका नाम डालो, या फिर अगर आप ऐसे टेस्ट के लिए कुछ डालना चाहते हो तो आप टेस्ट भी डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो डोमेन नेम। ठीक है, आप ये डोमेन नेम को डाल दो।
फिर उसके बाद आपने डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने के बाद आपकी डिवाइस के पास कैपेबिलिटी हो गया कि जो क्रिप्टो की होता है ना उसे जनरेट करने के लिए, तो आपके पास वो कमांड होता है क्रिप्टो की, फिर उसके बाद जनरेट, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ RSA दिख रहा है, कहीं पे दूसरे डिवाइस के पास आप जाओगे तो इसका मेथड कुछ दूसरे मेथड भी आपके पास AES मेथड वगैरह होते हैं मतलब ये की जनरेट करने के लिए, मतलब ये आपका एक एल्गोरिदम है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इस डिवाइस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है RSA के लिए आपके पास, लेकिन दूसरे डिवाइस के पास आपके पास दूसरे भी ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, RSA की ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। तो ये कमांड है आपके लिए, आपके पास क्रिप्टो की जनरेट RSA। इस कमांड को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि RSA की या फिर क्रिप्टो की आप जनरेट कर सकते हैं। इसको एंटर अगर हम कर लेंगे तो आप इसको थोड़ा पहले पढ़ने की कोशिश करो। ये क्या कर रहा था, नेम फॉर द की विल बी r1.test। ये की का जो नेम है ये आपका r1.test होगा। R1 जो है आपका होस्ट नेम था, टेस्ट जो है आपका डोमेन नेम था। इन दोनों को मिला के इसने क्या किया, इस की का नाम जो है वो बना दिया। इसने फिर ये लाइन पे लिख रहा है, चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूल्स इन द रेंज ऑफ 360 to 2048 फॉर योर जनरल पर्पज कीज, चूजिंग ए की मॉड्यूल्स जनरेटर देन 512 में टेक ए फ्यू मिनट्स। ये बस जनरली यही बता रहा है कि आपको ये की का जो आप मतलब की आप जनरेट करने की मतलब कोशिश कर रहे हो ना, इस की का साइज आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, आप देखो, इस की का साइज आप जितना बड़ा करोगे तो उतना आपका एन्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जितना बड़ा आप साइज करोगे उतना टाइम भी आपको लगेगा। हालांकि ये आपके लिए पैकेट ट्रेसर है तो इसमें आपका क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन रियल टाइम डिवाइस के ऊपर अगर आप जाओगे तो 2048 के लिए आपको हो सकता है 2-3 मिनट का टाइम जो है वो ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं 2048 टाइप करता हूँ तो आप कौन सा की का साइज आप देना चाहते हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कुछ भी एंटर ना करके अगर आप एंटर दबा देते हो तो बाय डिफॉल्ट 512 बीट का जो इन्फॉर्मेशन है ना, 12 बीट का एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन या फिर की जो है ये जनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे हम अगर 2048 का करना चाहते हैं तो 2048 टाइप करो, फिर उसके बाद क्या करो, आप एंटर दबा दो, और ये की जनरेट करते ही आपका SSH भी एनेबल हो जाता है। ठीक है, ये की जनरेट करते ही ये वाला आपका पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। रियल टाइम के डिवाइस के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, ये SSH का 1.99 वर्जन दिखाएगा, एक मैसेज भी आपको जनरेट करा देगा कि SSH वर्जन 1.99 एनाबल्ड, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये की जब आप जनरेट करते हो उसके बाद आपका SSH का सर्विस जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका एनेबल हो जाता है। अब अच्छा, एक बार एंटर करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये मैसेज आपको देखने को मिला। ठीक है, 1.99 मतलब वर्जन 1 आप समझ सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के ऊपर अभी के लिए क्या हुआ, एनेबल हो गया। अब देखो इसके बाद अगर मैं कुछ करूँ ना करूँ, क्योंकि लाइन V2I के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। मैं अगर ये वाला कमांड चला दूँ शो रन, ठीक है, अब देख लो लाइन V2I 0 से लेके 4 तक हमने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। हालांकि ये पासवर्ड इसको हमने डाला था, लेकिन जबकि हमने लॉगिन लोकल कर दिया तो इसका मतलब ये पासवर्ड का कोई काम नहीं, रखे या ना रखे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये वाला कमांड देखो, लॉगिन लोकल जो है वो हमने सेट करके रखा है, और लोकल में हमने ऑलरेडी यूजर नेम जो है हमने बनाया था 2 यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसका मतलब इस लोकल कमांड के साथ हमारा डेटाबेस भी ऑलरेडी हमारे पास है डिवाइस के पास, तो हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ से क्या करते हैं, SSH करने की कोशिश करते हैं सेम IP एड्रेस को। तो किसी विंडोज डिवाइस से किसी डिवाइस को SSH करने के लिए आपके पास ये कमांड होता है SSH-L, फिर उसके बाद आपको जो लोकल डेटाबेस होता है ना उस डेटाबेस का यूजर नेम आपको चाहिए। ठीक है, तो यूजर नेम जैसे मैंने यहाँ पे सौभाग्य दिया था वहाँ पे, तो ये यूजर नेम मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको IP एड्रेस देने की होता है कि कौन से डिवाइस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो SSH उसके बाद -L हम दे रहे हैं। स्मॉल l का मतलब यही है कि हम यूजर डेटाबेस से डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, और ये मेरा यूजर नेम है, उसके बाद IP मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद एंटर आप दबाओगे तो आपको पासवर्ड मांग लेगा। तो पासवर्ड आप किसके लिए एंटर करोगे, ये यूजर नेम के लिए जो आपके पास पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको एंटर करने की यहाँ पे जरूरत होता है, जो कि हमने मिश्रा टाइप किया था। इसके बाद आप एनाबल टाइप करो, फिर आपको एनाबल पासवर्ड जो है वो मांगेगा, फिर आपको डिवाइस का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स है आपके पास किसके लिए, SSH को एनाबल करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि SSH का वर्जन चेंज करने के लिए, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास 1.99 से एनेबल करता है, लेकिन 1.99 से अच्छा वर्जन आपका होता है वर्जन 2, जो कि आपके पास सजेस्टेड है। तो आप ये कर सकते हो IP SSH वर्जन 2। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क देके देखोगे तो 1 या 2 कौन सा आप चलाना चाहते हो, तो हम 2 लेटेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कमांड के साथ आप एसएसएच का वर्जन जो है वो चेंज कर सकते हो। और कुछ लाइन VTY 0 और 4 के अंदर कुछ कमांड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले नो पासवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि पासवर्ड की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने लॉगिन लोकल का कमांड रखा है। ठीक है, अभी के लिए आप देखो, हाँ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ और टेलनेट करता हूँ, किसको 10.0.0.1 को, आप देखो अभी के लिए मेरा टेलनेट भी हो रहा है। ठीक है, टेलनेट हो रहा है। अगर मैं SSH भी करता हूं, यहाँ पे कमांड होगा ऑलरेडी, तो मेरा SSH भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल करके रखा है। तो मैं चाहता हूं इस डिवाइस को, कभी कभी क्या होता है सिक्योरिटी के लिए टेलनेट को एनेबल करने के लिए मना किया जाता है, तो मैं चाहता हूं इस डिवाइस को सिर्फ कहां से एक्सेस हो, SSH से एक्सेस हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कर दूंगा। तो अभी के लिए क्या होगा, कोई भी इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कोशिश करेगा, अगर SSH से एक्सेस कर रहा है तभी एक्सेस मिलेगा, टेलनेट से एक्सेस नहीं मिलेगा। आप देखो SSH करने की मैं कोशिश कर रहा हूं तो मेरा एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इसी डिवाइस को अभी क्या करता हूं, टेलनेट के साथ एक्सेस करने के लिए कोशिश करता हूं, आप देखो टेलनेट का एक्सेस अभी के लिए आपको नहीं मिल रहा है, क्लोज बाय फॉरेन होस्ट आपको आ रहा है। तो हमेशा क्या किया जाता है, आपके लिए आप कभी भी कोई पे अगर कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो तो आपको SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला जाता है और आपको टेलनेट डिसेबल करने के लिए बोला जाता है। क्यों, अगर आप SSH कॉन्फ़िगर करते हो ना तो उस केस में आपका बाय डिफॉल्ट टेलनेट जो है एनेबल हो जाता है। क्यों, आप एक डिवाइस के ऊपर एनेबल पासवर्ड तो आपको एनेबल करना है, उसके बाद होस्ट नेम तो आपको सेट करना है, ये बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन आपके डिवाइस के ऊपर करना पड़ता है। और लॉगिन का तो कुछ भी कमांड आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप SSH का भी एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में आपका टेलनेट एनेबल हो गया बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH का कमांड है, ये कमांड आपको चलाने की जरूरत होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, लाइन VTY के अंदर और क्या क्या कमांड हम चला सकते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको बहुत सारे कमांड मिलते हैं। यहाँ पे कुछ CCNA लेवल के लिए ये भी बहुत सारे कमांड ये दे रहा है। यहाँ से कुछ कमांड के बारे में हम देखेंगे। ये अकाउंटिंग पैरामीटर वगैरह ये आपके पास हो गया। ये एक्सेस क्लास के बारे में हम सिक्योरिटी के टाइम देखेंगे। और अकाउंटिंग में आपके पास AAA कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया। डेटा बिट वगैरह आपके पास कितना बिट पर मतलब कैरेक्टर के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से कितना बिट का डेटा आप मतलब एक्सचेंज कर सकते हो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन बता रहा है। उसको छोड़ो, अभी के लिए हम बात करते हैं ये एग्जीक्यूशन टाइम आउट। ठीक है, इस कमांड को अगर हम दे देते हैं तो ये क्या करता है, आपको कुछ मिनट में इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर इसको आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, कुछ आप अगर टाइम दे देते हो, तो इस केस में ये क्या होता है, अगर कुछ देर के लिए मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के टाइम दे देता हूँ और आपने टेलनेट का एक्सेस, टेलनेट या फिर SSH किसी का भी एक्सेस आपने ले लिया और 5 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद ये क्या करेगा, आपकी जो कनेक्शन है ना उसको एग्जिट करा देगा, मतलब आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट करा लेगा इस डिवाइस से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 10 मिनट सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये फ्लो कंट्रोल वगैरह है। आप चाहो तो इसमें लॉगिंग भी आप एनाबल कर सकते हो। आपके सिसलॉग के टाइम हम लॉगिंग के बारे में देखेंगे। और इसमें आप चाहो तो कुछ बैनर सेट करना चाहते हो तो आप MOTD बैनर जो होता है ना, इसको सेट कर सकते हो। जैसे बैनर के लिए आप देखोगे तो ये, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, MOTD बैनर कमांड यहाँ पे चलाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलाना पड़ता है, मैसेज ऑफ द डे MOTD। फिर उसके बाद आपको कुछ मतलब सिंबल आपको कुछ यूज करने की जरूरत होता है। जैसे मैंने @ दे दिया, उसके बाद आप एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू SSH एक्सेस, उसके बाद मैंने एंटर दे दिया। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब यू कैन एक्सेस मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद मेरे को क्लोज करने के लिए सेम सिंबल मेरे को यूज करने की जरूरत है जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। एंटर कर दो तो मेरे पास ये जो है बैनर आपका सेट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो ये डिवाइस जब भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा उस डिवाइस को किसके थ्रू, SSH के थ्रू, अब देख लो आपको ये वेलकम मैसेज एक देखने को मिलेगा। इसको मैसेज ऑफ द डे बैनर हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली ये जो कमांड मैंने यहाँ पे चलाया बैनर मैसेज ऑफ द डे, ये आपका ग्लोबल के लिए होता है। आप कंसोल का एक्सेस ले लोगे तब भी आपको ये मैसेज ऑफ द डे बैनर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लाइन VTY के अंदर जब तक आप ये वाला कमांड नहीं चलाओगे, MOTD बैनर वाला कमांड, तब तक कोई SSH का एक्सेस ले रहा है तो उससे ये बैनर देखने को नहीं मिलेगा। उसको एनेबल करने के लिए आपको ये MOTD बैनर का कमांड जो है चलाने की जरूरत होता है। उसके बाद नो कमांड तो आपको पता है, कुछ भी आप हटाना चाहते हो तो उस केस में आपको नो कमांड चलाने की जरूरत है। पैरिटी को आप छोड़ दो। पासवर्ड कमांड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। प्रिविलेज लेवल अगर आप सेट करना चाहते हो तो उस केस में भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कौन से प्रिविलेज लेवल की यूजर के लिए आप क्या चाहते हो SSH एक्सेस देने के लिए। जैसे हम यूजर डेटाबेस बना रहे थे ना,
मान लो हमने 1 to लेके 5 तक हमने यूजर डेटाबेस बना ली और यहाँ पे हमने सेट कर दी कि प्रिविलेज लेवल अगर 10 हो तो उस केस में एक्सेस जो है एसएसएच का मिले। तो यहाँ पे अगर हमने 10 सेट कर दी तो 1 से लेके 5 तक का कोई भी प्रिविलेज का अगर यूजर है तो उसको एसएसएच का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो प्रिविलेज लेवल का कमांड भी आप चला के वो वाला सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक कमांड आपके पास है सेशन लिमिट। ठीक है, सेशन लिमिट का मतलब यही है कि आप देखो एक डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हो सकता है 2 यूजर 3 यूजर एट ए टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं। एसएसएच जो है 2-3 यूजर भी आपके LAN एरिया से कर सकते हैं एट ए टाइम। अगर आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपके पास हो सकता है एट ए टाइम 5 यूजर कोशिश कर रहे हैं उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि इस डिवाइस को सिर्फ एट ए टाइम 2 ही यूजर एक्सेस करें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस सेशन लिमिट वाला कमांड जो है ना, ये कमांड आप चला सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे एट ए टाइम हम चाहते हैं 2 ही सेशन सेट करने के लिए, एक यूजर एक्सेस करेगा तो एक सेशन बनेगा उस यूजर और आपके डिवाइस के बीच, दूसरा यूजर एक्सेस करेगा तो दूसरी सेशन बनेगा आपके डिवाइस और उस यूजर के बीच। तीसरी टाइम जब कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उससे एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो सेशन है, सेशन का लिमिट आपने 2 सेट करके रखा है। नया सेशन क्रिएट कोई नहीं कर सकता। जब तक कोई टर्मिनेट ना कर ले अपने सेशन को, तब तक आप कोई नया सेशन जो है सेट नहीं कर सकते। तो ये भी आपका स्पीड होता है। जैसे कि आप कोई अगर एसएसएच वगैरह की एक्सेस लेने की कोशिश करता है तो उस केस में अगर आप यहाँ पे कोई स्पीड कमांड के साथ कोई वैल्यू सेट कर देते तो उतने स्पीड के साथ, मतलब आप अगर यहाँ पे 5 kbps सेट कर रहे हो तो उसका मतलब एसएसएच और टेलनेट का कोई भी डेटा कोई एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 kbps तक का स्पीड जो है पर सेकेंड का डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रांसपोर्ट कमांड के साथ आपको ये स्टॉप बिट को आप छोड़ दो। इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर आप बात करो तो वहां पे आपके पास टेलनेट या एसएसएच आपको क्या एनेबल करना है। ठीक है, और इससे छोड़ के अगर आप जाओगे तो आपको सिसलॉग के टाइम में कुछ आपको बताऊंगा एसएसएच के लिए। कोई यूजर अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको लॉग वगैरह जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा आईपी एसएसएच के बाद ये क्या क्या ऑप्शन आपको दे रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 कमांड वर्जन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये 2 के बारे में देखते हैं। ऑथेंटिकेशन रिट्राई। ऑथेंटिकेशन रिट्राई मतलब आपके पास ये आप सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो आप देखो, यहाँ पे कुछ वैल्यू ये मांगेगा 0 से लेके 5 तक। बाय डिफॉल्ट आपका 3 होता है ये सेट। मतलब अगर कोई यूजर आपके डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एसएसएच के थ्रू, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बार बार यूजर नेम और पासवर्ड गलत डाल रहा है, तो उस केस में कितने बार वो रिट्राई कर सकता है। ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप करोगे। बाय डिफॉल्ट ये 3 होता है। आप 0 से लेके 5 तक आप सेट कर सकते हो। 0 अगर आप कर लोगे तो वो अनलिमिटेड टाइम ट्राई कर सकता है जब तक उसे पासवर्ड और यूजर नेम सही ना हो। ठीक है, अगर आप 5 सेट करते हो तो मैक्स टू मैक्स वो 5 टाइम सेट कर सकता है। उसके बाद कनेक्शन उसका रीसेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है टाइम आउट के लिए। टाइम आउट का मतलब यही है कि आपने एसएसएच का तो एक्सेस ले लिया, ठीक है, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड जो आपको पूछ रहा है ना, आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप नहीं कर रहे हो, तो उस केस में कितने टाइम तक आपके जो कनेक्शन है वो रह सकता है। ये आपको 2 मिनट के लिए मिलता है। हाँ, 1 सेकंड से लेके 120 सेकंड तक आपका होता है। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी वैल्यू इनमें से आप सेट कर सकते हो। मतलब ऐसा है, किस केस में ये आपका काम करेगा मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 सेकंड सेट कर लेता हूँ। इस वाले डिवाइस से मैंने एक्सेस ले लिया। ठीक है, अब मैं यूजर नेम पासवर्ड टाइप नहीं कर रहा हूं। अब 10 सेकंड के लिए ये वेट कराएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्टली रीसेट कर लेगा। ये हो जाना चाहिए, शायद ये पैकेट ट्रेसर की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कमांड का लेकिन यही काम है कि जब तक ये कोई यूजर नेम, इसने तो एसएसएच का एक्सेस ले लिया, ये कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कर दिया। ठीक है, हो सकता है आपका कुछ मतलब ये पैकेट ट्रेसर की वजह से ये दिक्कत हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये कमांड का आपका यही काम होता है कि एक यूजर एक्सेस लेने के बाद कितने टाइम के बाद जो है, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है तो उस केस में आप ये क्या करेगा, उसे टाइम आउट करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेगा। कौन सा वाला कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा, जो आपका टीसीपी का 3 वे हैंडशेक बना था ना एसएसएच के लिए, उस कनेक्शन को ये टर्मिनेट करा लेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा कमांड आपके पास है एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए। और ये सारे कमांड आपका एसएसएच आईपी एसएसएच वाला जब भी मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, ये कमांड आपका सिर्फ एसएसएच के लिए स्पेसिफिक होता है, क्योंकि एसएसएच थोड़ा आपके पास एडवांस है। अगर आप यहाँ पे आईपी टेलनेट टाइप करोगे ना तो आपको कोई कमांड देखने को नहीं मिलेगा। एसएसएच आपका थोड़ा एडवांस्ड है, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। ये पैकेट ट्रेसर में आपको 3 ही ऑप्शन आईपी एसएसएच के बाद देखने को मिल रहा है।
उस केस में आपको जब आप देखोगे कुछ नया डिवाइस के पास अगर आप जाके देखोगे फिजिकल डिवाइस के ऊपर, तो आपको ज़्यादा ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे और लाइन वी2आई के अंदर भी आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो प्रोटोकॉल आपके पास है, टेलनेट और एसएसएच। और एसएसएच का सिर्फ डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए यूज नहीं हो रहा है, आजकल एसएसएच और एफटीपी दोनों को मिला के एसएफटीपी करके एक प्रोटोकॉल आपके पास चल रहा है डेटा ट्रांसमिट के लिए, जिसमें आपका डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होता है और फास्ट भी आपके पास ट्रांसमिट होता है आपके पास। उसका भी प्रोटोकॉल नंबर आपका पोर्ट नंबर जो है वो 22 होता है। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको वो पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था ना रिक्वायरमेंट में, वो थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत होता है।